नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने अगले वीडियो में देखा था प्रकाश जो चैप्टर से 30 क्वेश्चन को। अब आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को ठीक है देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान प्रतिबिंब एवं आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कि लेंस के मुख्य फोकस पर। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है कि लेंस फोकस दूरी की दुगुनी पर। और सी नंबर कह रहा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, और डी नंबर कह रहा है अनंत पर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का हम लोगों को क्या पाना है, एक वास्तविक। देखिए यहाँ से कह रहा है कि वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है। ठीक है, तो उसको उत्तल लेंस के सामने हमको रखना पड़ेगा, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन के लिए जो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए अवतल दिया है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ठीक है आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, नहीं वस्तु कहाँ पर रखी गई है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देखेंगे कि मुख्य फोकस था वक्रता केंद्र के बीच कह रहा है, वक्रता केंद्र पर कह रहा है, वक्रता केंद्र से परे कह रहा है, और दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। देखिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह मुख्य फोकस और जो होगा आपका दर्पण का ध्रुव, इसके अगर बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनता है बहुत बड़ा बनता है, आभासी, सीधा और बिंब से यानी कि वस्तु से वो बड़ा बनता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह डी आपका राइट आंसर होगा। यानी डी नंबर जो होगा यह आपका सही जो होगा उत्तर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों दिया है जो आपका कि क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो अवतल कह रहा है, दोनों उत्तल कह रहा है, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। देखिए एक बात इसको याद कीजिए कि दर्पण का कह रहा है और लेंस की बात कर रहा है। तो दर्पण और लेंस दोनों के लिए जो होता है माइनस होता है, वह किस में होता है, वह आपका अवतल लेंस के लिए होता है। यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, विचलन कोण, और डी नंबर कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आपका जो होगा परावर्तन का नियम क्या होता है। तो परावर्तन का नियम ये होता है कि यदि किसी जो है चमकदार सतह पर अगर कोई मान लीजिए प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण डाली जाए इस पर, तो यह इससे क्या होती है कि इससे टकरा करके पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये अभिलंब हो गया। आपतित किरण ये आ रहा है, ठीक है, ये टकराने के बाद जा रहा है, तो ये हो जाएगा परावर्तित किरण। तो इसमें जो होता है आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर जो होता है आपस में बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर। यानी इस क्वेश्चन का जो होगा ए नंबर जो होगा विकल्प सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ठीक है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या
कितनी होती है। देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर जो होगा 2, क्या होगा 2, यानी लेंस में मुख्य फोकस संख्या कितनी होती है तो 2 होती है। नेक्स्ट कर प्रकाश की किरणें गमन करती है किस रूप में, ठीक है, यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है कि टेढ़ी रेखा में गमन करती है कि किसी भी दिशा में गमन करती है और इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश हमेशा किस में चलती है, बंडल के रूप में चलती है और यह सीधी चलती है, एकदम बिल्कुल सीधा चलता है। तो प्रकाश कैसा चलता है, प्रकाश सीधा चलता है, यानी इस क्वेश्चन का जो होगा राइट विकल्प होगा जो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है सर्च लाइट। देखिए सर्च लाइट होता है कि परावर्तक सतह होता है, उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट बोला है। देखिए सर्च लाइट जो होता है ना वह क्या होता है, अवतल। अब देखिए लेंस में दर्पण अगर पूछेगा तब दर्पण के लिए है, ये दर्पण के लिए है। दर्पण में जो होगा ना यह अवतल होगा, अवतल, क्योंकि अवतल जो होता है दर्पण में वह अभिसारी कहलाता है, अभिसारी कहलाता है। अभिसारी यानी कि प्रकाश को एक बिंदु पे इकट्ठा करता है। लेकिन यही लेंस के लिए जो अगर बात करें, अगर हम लोग यह लेंस के लिए बात कर दें, लेंस के लिए, तो लेंस के लिए जो होता है आपका, लेंस के लिए जो होता है, देखिए ये आपका लेंस के लिए, अगर लेंस के लिए बात करें अवतल का, तो यह जो है बन जाता है अपसारी। ठीक है, तो ये पूछा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का होगा दर्पण के लिए केवल होगा समतल, अवतल दर्पण होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता की, यहाँ पर वक्रता होगा, वक्रता की क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता की क्या होती है। देखिए यह बराबर क्या होता है, यह बराबर होता है r/2। अब ऑप्शन निकाल लीजिए यहाँ से, कर 2 गुनी, आधी, चौथाई, बराबर। तो देखिए फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या का आधा है, यानी इस क्वेश्चन के लिए जो होगा बी नंबर ऑप्शन जो होगा एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह जब प्रकाश की किरण, देखिए जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, देखिए एक माध्यम से जा रहा है, जब दूसरे माध्यम जाता है तो अपने मार्ग से थोड़ा यह विचलित हो जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन का नियम कहते हैं। ये होता है अपवर्तन का नियम। अपवर्तन हमेशा किस में होता है, तो अपवर्तन हमेशा जो होगा लेंस में होगा। परावर्तन जो होगा किस में होगा, तो यह जो होगा दर्पण पर होगा या कोई चिकना सतह पर होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए कह रहे प्रकाश की किरण, एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। देखिए जब विरल से, यानी कि विरल से सघन माध्यम में जब जाएगा तो वह क्या होगा, अविलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, अविलंब की दिशा में जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो यह जो है इसका क्या कर रहा है, तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जब विरल से, देखिए ध्यान से, जब विरल से सघन में जाएगा, सघन में, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। और जब यहीं सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, यानी कि यह आपका डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तब वह क्या होता है। ठीक है, जब प्रकाश की एक किरण कोई है 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होता है। अविलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधा निकल जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है,
7 रंगों में टूट जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर आपका राइट आंसर होगा कि बिना मुड़े सीधा जो है निकल जाती है, क्योंकि किरण के 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह के लंबवत पड़ती है। जब लंबवत पड़ेगी तो सीधा जो है निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है। ठीक है, पानी से भरी जो है बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ता है, ऐसा क्यों? प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन कारण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कारण, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो प्रकाश का अपवर्तन कारण। देखिए अपवर्तन के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, जैसे तारे देखते हैं तो हम टिमटिमाते नजर आता है, तो यह भी होता है जो अपवर्तन के कारण होता है। अगर कोई जल में मछली है डूबी हुई है तो अपनी वास्तविक गहराई थोड़ा ऊपर दिखाई देती है, ये भी होगा अपवर्तन के कारण। अगर मान लीजिए कोई बाल्टी में पानी भरा है, उसमें सिक्का डाल दिए, सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा, ये भी होगा अपवर्तन कारण। अगर जल में मान लीजिए कोई आपका जो है सुई डाल दिए तो सुई टेढ़ा दिखाई देता है, तो यह दिखाई देगा किसके कारण? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? तो प्रकाश के, ठीक है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण होता है, और प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण होता है। इनमें से कोई नहीं। देखिए जब कभी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है, इस किसके कारण होता है? तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? यानी दोनों का जो होगा कोण में क्या संबंध होता है? देखिए दोनों कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। देखिए जब सघन से बोला है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब से, देखिए अभिलंब हो गया तो अभिलंब से दूर हटेगा, जाहिर सी बात है ये कोण क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन कोण जो होगा वह बड़ा हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो होगा सी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से मुड़कर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है किधर? प्रिज्म के शीर्ष की ओर। ठीक है, और कह रहा है कि प्रिज्म के आधार की ओर। किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो जब यह अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करेगी और प्रिज्म के अपवर्तन सतह से दूसरे अपवर्तक सतह से जाएगी तो यह जो होगा प्रिज्म के आधार की ओर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं कुछ जो है और इससे हम लोग नया हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर से कि कौन कौन सा जो है महत्वपूर्ण है। देखिए पहली बात तो लाइट की बात करें तो लाइट हमारा प्रकाश क्या है? यहाँ देखिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश के लिए हम लोग याद करें अगर तो प्रकाश एक प्रकार का जो है दृष्टि ज्ञान को जागृत करने वाला जो होता है कारक वो प्रकाश कहलाता है। ठीक है, अब देखिए न्यूटन जो बताया था, सबसे पहले जो है न्यूटन बताया था, तो न्यूटन ने प्रकाश को क्या कहा था? प्रकाश को कण किया था, प्रकाश को बताया था कि कण है। ठीक है, जबकि वहीं जो है हाइजेन नामक जो था वैज्ञानिक, वो हाइजेन ने प्रकाश को क्या कहा था? तो हाइजेन ने प्रकाश को तरंग कहा था। ठीक है, अब देखिए तरंग की व्याख्या किसने किया था? तरंग की व्याख्या किसने किया था? तो यह व्याख्या जो किया था यह यंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसी तरह से कण की व्याख्या किसने किया? तो कण की जो है व्याख्या जो किया था वह आइंस्टीन ने किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक भौतिकी के अनुसार प्रकाश क्या है? आधुनिकी भौतिकी के अनुसार
भौतिकी के अनुसार प्रकाश क्या है? तो प्रकाश दोनों है, कण भी है और क्या है, तरंग भी है। ठीक है, प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। देखिए 1900 जो है आपका 1900 ठीक है 22 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टीन को। ठीक है, यह किसके लिए मिला था? तो उन्होंने जो है कण सिद्ध किया था, प्रकाश को क्या सिद्ध किया था? कण सिद्ध किया था, इसलिए जो है पुरस्कार मिला था 1922 जो है ईस्वी में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या 1905 ईस्वी में ठीक है एक प्रकाश वैद्युत की प्रभाव की सहायता से खोज किया था। और प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का। ठीक है, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो है 1903 में ईस्वी में हर्टज ने किया था। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, जबकि ध्वनि की चाल कितना होता है? तो यह जो होता है ध्वनि की चाल, देखिए ध्वनि की चाल जो होता है 332 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए पहले जब बारिश के समय में जब पहले बिजली चमकती है तो पहले चमकना दिखाई देता है और इसके बाद जो है गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसको याद करना है कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? तो न्यूटन के अनुसार जो हो जाएगा प्रकाश जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कण हो जाएगा। यहाँ इसको याद करना है कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है। कण की व्याख्या किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया था। हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या है? तरंग है। तरंग की व्याख्या किसने किया था? यंग ने किया था। आधुनिकी भौतिकी के अनुसार प्रकाश क्या है? तो कण भी है और तरंग भी है। 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टीन को, किस पर? तो प्रकाश को कण की व्याख्या किया था। इसलिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो है यह खोज किसने किया था? 1903 ईस्वी में हर्टज ने किया था। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अब देखिए प्रकाश की जो चाल की बात करें अगर हम लोग, तो यह जो होगा प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की जो आपका चाल का खोज किसने किया था? तो यह जो किया था रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह कौन किया था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने। देखिए प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल का जो अगर बात करें हम लोग कि प्रकाश की चाल का व्याख्या जो है किसने किया था? तो वह किया था आइंस्टीन ने। लेकिन प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल किसने खोज किया था? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। रोमर ने बताया था कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब देखिए कोई पूछेगा सबसे अच्छा परावर्तक कौन है? सबसे अच्छा परावर्तक, तो सबसे अच्छा जो होता है परावर्तक वह चांदी होता है। सबसे अच्छा परावर्तक जो है चांदी होता है। सबसे अच्छा परावर्तक चांदी होता है। और सबसे अच्छा चालक कौन होता है? अच्छा चालक, तो ये भी जो होता है आपका चांदी होता है। यानी चांदी में जो होता है पूरा जो होता है करंट प्रवाहित होता है, तो सबसे अच्छा चालक जो हो गया चांदी होता है। ठीक है, अच्छा परावर्तन जब होता है तो क्या किस में कमी आ जाती है? जब परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है तो किस में कमी आता है? तो तीव्रता और आयाम में कमी आ जाता है। तीव्रता व आयाम में कमी आ जाएगा। ठीक है, किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ऊर्जा में, फिर आवृत्ति में और तरंग दैर्ध्य में।
कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल का खोज किसने किया? रोमर ने किया। कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी होता है। परावर्तक के फलस्वरूप क्या क्या होता है जिसमें कमी आती है? तो तीव्रता और आयाम में कमी आती है। ऊर्जा, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।